यार दोस्तों, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। इसके साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार टॉपिक पढ़ेंगे सोशोलॉजी में, जो अपना एक अलग ही इम्पोर्टेंस रखता है। बाजार सामाजिक संस्था के रूप में। बाजार एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। बाहर केवल एक आर्थिक संस्था नहीं, ये बाहर जो लिखा हुआ है ये बाहर नहीं है। कई बार हो जाता है मिस प्रिंटिंग हो जाती है, तो ये बाहर ना होके क्या है, बाजार। ये बाजार है। बाजार केवल एक आर्थिक संस्था नहीं बल्कि सामाजिक संस्था है। इसको ये 2 नंबर में आता है हमेशा। इसको एक बार और समझेंगे। बाजार एक ऐसी संस्था, ये एक ऐसी संस्था, कभी भी ध्यान रखें कैसी संस्था है, यहाँ पे है जहाँ पर वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। बाजार केवल एक आर्थिक संस्था नहीं बल्कि एक सामाजिक संस्था भी है। बाजार साप्ताहिक। अब बाजार, जो साप्ताहिक बाजार होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। जो सप्ताह में एक बार लगे, नगरों में कहीं कहीं साप्ताहिक बाजार भी लगते हैं, जहां भी उपभोक्ता अपनी दैनिक भोग की चीज़ें जैसे सब्जी फल आदि सामान खरीदते हैं। साप्ताहिक बाजार जैसे आपने सुना होगा, आज मंगल बाजार है, आज बुद्ध बाजार है आदि एटसेट्रा। विभिन्न मतलब अलग अलग, एक क्षेत्र पे ना लग के दूसरे क्षेत्र में, जैसे कि आज लगा सपोज रोहिणी में लगा, कल पीतमपुरा में, रोहिणी के कई क्षेत्रों में दूसरी जगह। ये सब क्या होता है, ये साप्ताहिक बाजार कहलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी हाट व मेले के रूप में बाजार सस्ते हैं, जहां से ग्रामीण अपनी आवश्यकता संबंधी वस्तुएं खरीदते हैं। एडम स्मिथ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है एडम स्मिथ का। ये हमेशा आया है पेपर में, अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी ये 2 नंबर में पूछ लेता है, MCQ में पूछ लेगा आपसे। एडम स्मिथ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था स्वयं लाभ से स्वचालित है और ये तब अच्छे से कार्य करती है जब हर व्यक्ति खरीदार व विक्रेता तर्कसंगत निर्णय लेते हैं जो उनके हित में होते हैं। एडम स्मिथ ने खुले व्यापार का समर्थन किया है। अदृश्य हाथ, ये वाला जो है, ये भी पॉइंट बहुत बार ये डेफिनेशन आ चुका है हमेशा। ये वाला अदृश्य हाथ, एडम स्मिथ ने अदृश्य हाथ की संज्ञा दी है, तो इसके बारे में भी समझेंगे आज। अदृश्य हाथ, बाजार व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति अपने लाभ को बढ़ाने के लिए विषय में सोचता है। ऐसा करते समय वह जो भी करता है वह स्वयं समाज के हित में होता है। अतः कोई अदृश्य शक्ति सामाजिक हित में कार्यरत है, जिसे अदृश्य हाथ के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो सिंपल सा है, समाज के हित में काम करने वाली अदृश्य शक्ति को एडम स्मिथ ने क्या कहा, अदृश्य हाथ कहा। ये भी 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं डेफिनेशन। मुक्त बाजार, आइए थोड़ा समझते हैं क्या है जजमानी प्रथा। जजमानी प्रथा का अर्थ है सेवा भाव से काम करना। जैसे पुराने समय में अधिकतर छोटे लोग बड़े लोगों की सेवा करते थे, जिसमें मजदूरी ना के बराबर होती थी, तो इसे क्या कहते हैं, जजमानी प्रथा कहते हैं। मुक्त बाजार, ऐसा बाजार जो सभी प्रकार के नियमों से मुक्त होना चाहिए, चाहे वह उस राज्य का नियंत्रण हो या किसी और की सत्ता का। मुक्त बाजार सभी प्रकार के नियमों से मुक्त होना चाहिए, चाहे उस पर राज्य का नियंत्रण हो या सत्ता का। मुक्त बाजार को फ्रेंच कहावत में अहस्तक्षेप नीति कहा जाता है। ये अहस्तक्षेप, ये बहुत बार पूछा गया हस्तक्षेप की नीति के बारे में। इस कहावत का अर्थ है अकेला छोड़ दो, ताकि मनुष्य जो है अपना पूर्ण विकास सही तरीके से कर सके बिना किसी के रोक टोक के। ये 2 नंबर में पूछा जाएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है।
बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में समाजशास्त्री बाजार को एक संस्था मानते हैं जो विशेष सांस्कृतिक तरीके द्वारा निर्मित है। बाजारों का नियंत्रण या संगठन अक्सर विशेष सामाजिक समूहों या वर्गों द्वारा होता है, जैसे साप्ताहिक, आदिवासी हाट, पारंपरिक व्यापारिक समुदाय। जनजातीय साप्ताहिक बाजार आसपास के गांव के लोगों को एकत्रित करता है जो अपनी खेतों की उपज या उत्पाद को बेचने आते हैं, अन्य सामान खरीदते हैं जो गांव में नहीं मिलते। इन बाजारों में साहूकार, मस्करे, ज्योतिष, खप करने वाले लोग आते हैं। पहाड़ी और जंगलाती इलाके में जहाँ ये अंधविश्वास नहीं है, आदिवास दूर दराज तक रहते हैं। ये आदिवास दूर दराज तक रहते हैं। सड़कें और संचार भी जीर्ण होते हैं एवं अर्थव्यवस्था भी क्या होती है, अपेक्षाकृत अविकसित होती है। ऐसे में साप्ताहिक बाजार उत्पादों के आदान प्रदान के साथ साथ सामाजिक मेल मिलाप की एक प्रमुख संस्था बन जाता है। स्थानीय लोग आपस में वस्तुओं का लेन देन करते हैं। हाट जाने का प्रमुख कारण सामाजिक है, जहां वह अपने रिश्तेदारों से भेंट कर सकता है, घर के जवान लड़के लड़कियों का विवाह तय कर सकता है, गप्पे मार सकते हैं। एल्फ्रेड गेल ने विशेष रूप से आदिवासी समाज का अध्ययन किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में धुरई गांवों का अध्ययन किया है। साप्ताहिक बाजार का दृश्य सामाजिक संबंधों को दर्शाता है। बाजार में बैठने यानी दुकान लगाने स्थानों पर क्रम इस प्रकार होता है जिससे उनके सामाजिक संस्करण प्रतिस्थापित तथा बाजार व्यवस्था का स्पष्ट पता चलता है। उनके अनुसार बाजार का महत्व सिर्फ इसकी आर्थिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है, यह उस क्षेत्र के अधिक्रमित अंतर समूहों के सामाजिक संबंधों का प्रतीकात्मक चित्रण करता है। यहाँ पे संस्करण का मतलब मैं बताना चाहूँगा। संस्करण का मतलब क्या होता है? संस्करण का एक शब्द आया था, संस्करण का सबसे पहले मतलब समझते हैं। संस्करण स्तर में बदलना, मतलब जैसे सीढ़ी के उसे ये क्या होता है, बटे होना। इसमें जैसे नीची जाती है, ऊंची जाती है, फिर उससे ठीक इसी प्रकार से जैसे और पिरामिड नुमा के बारे में भी आपने सुना होगा। पिरामिड नुमा व्यवस्था क्या होती है? पिरामिड नुमा व्यवस्था होती है नीचे नीची जाती होती हैं, ऊपर वो ऊंची जाती है। जिसमें क्या होता है कि नीची जाति वाले लोग ऊपरी जाति वालों को क्या देते हैं? सेवा प्रदान करते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे क्या है, बस काम में अंतर आपको दिखाया गया है। पूर्व औपनिवेशिक और औपनिवेशिक भारत में जाति आधारित बाजार एवं व्यापारिक तंत्र। औपनिवेशवाद के दौरान भारत में प्रमुख आर्थिक परिवर्तन में ऐतिहासिक शोध ये दिखाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण औपनिवेशिकता के ठीक पहले से ही विद्यमान था। बहुत से गांवों में विभिन्न प्रकार की गैर बाजारी विनिमय व्यवस्था जैसे जजमानी व्यवस्था मौजूद थी। पूंजीवाद व्यवस्था ने अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी थी। पूर्व औपनिवेशिक बाजार व्यवस्था भारत हथकरघा कपड़ों का मुख्य निर्माता व निर्यातक था। पारंपरिक व्यापारिक समुदाय व जातियों की अपनी कर्ज व बैंक व्यवस्था थी। इसका मुख्य साधन हुंडी या विनिमय बिल होता है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु के नक्करटार भारत का पारंपरिक व्यापारिक समुदाय वैश्य, पारसी, सिंधी, महाराजन आदि व्यापार अधिकतर जाति एवं रिश्तेदारों के बीच बटी होती है। औपनिवेशवाद और बाजार का आविर्भाव। भारत में औपनिवेशवाद के प्रवेश में अर्थव्यवस्था में भारी उथल पुथल हुई, जो उत्पादन, व्यापार और कृषि को तितर बितर करने का कारण बनी। हथकरघा उद्योग का
पूरी तरह से ख़त्म हो जाना इंग्लैंड से मशीनों द्वारा निर्मित सस्ते कपड़ों का भारतीय बाज़ारों में भारी मात्रा में आगमन हस्तकरघा उद्योग को नष्ट कर गया। भारत की विश्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से जुड़ने की शुरुआत हुई थी। भारत कच्चे माल और कृषि उत्पादों का मुहैया करवाने का एक बड़ा उपभोक्ता बन गया। बाजार अर्थव्यवस्था के विस्तार के कारण नए व्यापारी समूह का उदय हुआ, जिन्होंने व्यापार के अवसरों को नहीं गंवाया, जैसे मारवाड़ी समुदाय। मारवाड़ियों का प्रतिनिधित्व बिड़ला परिवार जैसे नामी औद्योगिक घरानों से है। औपनिवेशिक काल के दौरान ही मारवाड़ी एक सफल व्यापारिक समुदाय बने। उन्होंने सभी सुअवसरों का लाभ उठाया। आज भी भारत में किसी अन्य समुदायों की तुलना में मारवाड़ियों के उद्योग में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। पूंजीवादी एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में कार्ल मार्क्स के अनुसार, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है पूंजीवाद के ऊपर, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये 4 नंबर में ही पूछ लेगा, 6 नंबर में भी पूछ लेगा। यूपीएससी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी चीज़ की कर रहे हो, तो इसमें ज़रूर पूछ लेता है रिटर्न में। अगर आप ग्रेजुएशन में भी पढ़ रहे हैं बीए में, तो उसमें भी ये पूछ लेगा कोई हमेशा। पॉलिटिकल में भी ये बहुत बार पूछा गया है, हिस्ट्री में भी पूछा गया है, सोशोलॉजी में तो पूछा ही जा रहा है। और इसके साथ ही इकोनॉमिक्स में भी इसका बहुत है। कार्ल मार्क्स आगे भी आप बहुत बार पढ़ोगे, कार्ल मार्क्स की थ्योरी, मार्क्सिस्ट थ्योरी पढ़ेंगे, मार्क्सिस्ट थ्योरी। तो ज़्यादा समय न खराब करते, शुरू करते हैं फिर से कार्ल मार्क्स के बारे में। पूंजीवाद एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में कार्ल मार्क्स के अनुसार अर्थव्यवस्था चीज़ों से नहीं बल्कि लोगों के बीच रिश्तों से बनती है। मजदूर अपनी श्रम शक्ति को बाजार में बेचकर मजदूरी कमाते। उत्पादन विधि संबंधों का बनाना, वर्ग का बनाना। ये जो डायग्राम है इसे मैं चाहूँगा कि आप अपनी कॉपी में उतार लें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसे क्वेश्चन का आंसर देंगे आपका 100% 6 आउट ऑफ 6, 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिलेगा। वस्तुकरण, पण्यकरण, ये कई बार क्वेश्चन आता है। 2 नंबर में पूछा गया कि वस्तुकरण क्या है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, पण्यकरण भी कहा जाता है इसे। पूछा पण्यकरण क्या है, तो इसको पण्यकरण भी लिख सकते हैं। पहले कोई वस्तु बाजार में बेची या खरीदी नहीं जाती थी, लेकिन अब वह खरीदी व बेची जा सकती है। इसके पण्यकरण कहते हैं, जैसे श्रम व कौशल किडनी तथा मानव अंग। उपभोक्ता अपनी सामाजिक, आर्थिक व संस्कृति के अनुसार कुछ विशेष वस्तुओं को खरीद या प्रदर्शित कर सकता है। वह विशेषज्ञों का भी प्रयोग किया जाता है। प्रतिष्ठा का प्रतीक, उपभोक्ता अपने खाने पीने, पहनने, रहने आदि के लिए किस कोटि की वस्तुएं खरीदता है, इसके उनकी माली हालत का पता चलता है। यही प्रतिष्ठा का प्रतीक कहलाता है, जैसे सेल फोन, नया मॉडल की कार आदि। भूमंडलीकरण देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ना क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। इसे ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं इंग्लिश में। किसी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ना क्या कहलाता है, भूमंडलीकरण कहलाता है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिक संचार, जिसके कारण दूरियां कम हो गई थी एवं एकीकरण हुआ है। संपूर्ण विश्व एक वैश्विक गांव में तब्दील हो गया है। आजकल वस्तुओं और सेवाओं को खरीद फरोख्त के लिए आभासी बाजार का प्रचलन बढ़ गया है। आभासी बाजार से तात्पर्य इंटरनेट, वेब साइट्स के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी करना। यह इस तरह से बाजार के क्रेता और विक्रेता प्रत्यक्ष रूप से हाजिर नहीं होते। शेयर बाजार इसका उदाहरण है। आज भारत सॉफ्टवेयर सेवा उद्योग तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जैसे आउटसोर्सिंग का नाम सुना होगा, ये एमएनसी वगैरह होती है जो दिन में ना काम करके रात को काम करती है और दूसरे देश में आके अपनी कंपनी स्थापित करती हैं। आउटसोर्सिंग शुरू हो चुका है। जैसे आपने सुना होगा कईयों को कैब लगती है, कैब छोड़ती है, तो क्या है कि वो कंपनी के अंदर काम कर रही है, आउटसोर्सिंग हो रही है, रात दिन काम चलता ही रह रहा है। जैसे कॉल सेंटर के माध्यम
से वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। कॉल सेंटर एक ऐसी केंद्रीकृत स्थान है जहां उपभोक्ताओं को विभिन्न सेवाओं को उत्पादों की जानकारी प्राप्त होती है। उदारीकरण वह प्रक्रिया जिसमें सरकारी विभागों का निजीकरण, पूंजी व्यापार व श्रम में सरकारी दखल का कम होना, विदेशी वस्तुओं के आयात शुल्क में कमी करना और विदेशी कंपनियों को भारत में उद्योग स्थापित करने की इजाज़त देना आदि संबंधित प्रक्रिया उदारीकरण कहलाता है। लाभ: विदेशी वस्तुएं उपलब्ध होना, विदेशी निवेश का बढ़ना, आर्थिक विकास, रोजगार बढ़ना। हानियाँ: भारतीय उद्योग विदेश कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते, जैसे कार, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि। बेरोजगारी भी बढ़ जाती है, क्योंकि अधिकतर जो बेरोजगारी क्यों बढ़ती है? बेरोजगारी इसलिए बढ़ती है क्योंकि अधिकतर काम किसने ले लिया? मशीनों ने ले लिया। जहाँ एक बंदा काम कर रहा था, अब 10 बंदे काम कर रहे थे या 100 बंदे काम करते, वहाँ अब सिर्फ एक मशीन काम कर रही है और 100 बंदे क्या हो गए? बेरोजगार हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। समर्थन मूल्य: किसानों की उपज का सरकार उचित मूल्य न्यूनतम सुनिश्चित करती है, जैसे समर्थन मूल्य कहा जाता है। सब्सिडी: सरकार द्वारा दी गई सहायता सब्सिडी कहलाती है। किसानों को इसे उर्वरक, डीजल तथा बीज का मूल्य कम करके दिया जाना, एलपीजी, बिजली आदि। आशा करता हूँ मेरी आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।